नाराज विधायक शिव नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। विधायक संजीव कुमार, सुदर्शन सिंह और मनोज यादव ने नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत के जरिए विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा था कि विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस विवाद को खत्म करने की कोशिश दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद विधायकों ने कहा कि जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। सभी विधायक पार्टी के लिए एकजुट हैं। नाराज हम लोग थे ही नहीं, हम तो कहीं से नाराज थे ही नहीं। लेकिन कहा जा रहा था कि मतलब जो बाकी जो विधायक हैं उनके साथ आप लोग भी नहीं हम कहीं नहीं, हम तो बस बोल के गए हुए थे। हम तो देखेंगे आज सुबह बात हुई। क्या बात होगी? मतलब कुछ नहीं, वो ऐसे कुछ क्षेत्र के बारे में बात होगी, उसके बाद निकलने के बाद वो सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जदयू में लगी बगावत की आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त जो नाराज विधायक हैं वो उनसे मिल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री से मिलकर जो डॉक्टर संजीव हैं, जदयू के परबत्ता से विधायक हैं, वो निकले हैं। संजीव जी, नाराजगी दूर हो गई? देखिए, मैं तो पहले भी बोला था, मुझे मुख्यमंत्री से कोई नाराज़गी नहीं थी। जो इशू था बहुत डिटेल में बात हुई और जो विकास से रिलेटेड था मैं पहले भी बताया था आपको। वो सबको मैं बोला कि एक अधिकारी इंटेंशनली मेरे क्षेत्र का विकास बाधित कर रहे हैं तो उन पर लगाम लगाया जाए, तो वो बोले हैं कि नहीं वो करेगा। और निश्चिंत तरीके से मुझे लग रहा है कि अब बाधा कहीं नहीं है और सब अच्छे से कार्य होगा। आपके अलावा अन्य जो विधायक हैं, मनोज यादव की हम बात कर लें, सुदर्शन की बात कर लें, वो लोग भी इस वक्त मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। अच्छा, तो सब देखिए, सबका पर्सनल इशू है और कोई बगावत नहीं था। बस ये सब जो हुआ था नाराजगी था कि भाई तो नोटिस में तो आए शीर्ष नेता के, तो आ गया, तो सबका एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छे से सॉल्व हो गया है और बुलंदी से सब लोग हैं और आगे सब कार्य करेंगे पार्टी के हित में। लगता है कि जितने सभी विधायक हैं जदयू के इंटैक्ट हैं और एक बार फिर से पहले की जैसे मजबूती से अभी भी हैं। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, जब मुख्यमंत्री किसी चीज़ का संज्ञान लेते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। जो इशू था मैंने उनको बताया और मुझे उम्मीद है कि अब जल्द ही अच्छा हो रहेगा सब कुछ एकदम। तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में एक एक करके तमाम जो नाराज विधायक हैं, जिन लोगों ने बगावत की, उनसे इस वक्त मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि जो विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर जो बाहर निकले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नाराजगी दूर हो गई है। जो समस्या थी, जिस बात को लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, उस पर बातचीत हो गई है। लेकिन इतना साफ है कि जदयू में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी कोशिश की जा रही है कि सभी विधायक इंटैक्ट रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में नए गठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी से हाथ मिलाया और सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी हासिल कर ली। पर अब सभी की नजरें विरोधी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर टिकी है। नीतीश के गठबंधन छोड़ने के बाद उपजे हालात पर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि 15 फरवरी के बाद सीट शेयरिंग तय हो जाएगी, जिस पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। लंबे समय बाद एक बार फिर से सीट शेयरिंग की चर्चा ने सियासत को गरमा दिया है। 15 के बाद हम लोग बैठेंगे और सीटों का बंटवारा अब आसानी से होगा। बिहार में गठबंधन की सरकार बदली, नए समीकरण बने तो विरोधी दलों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से गरमाने लगा। औरंगाबाद आए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के चलते सीट शेयरिंग में देरी हुई, पर 15 फरवरी के बाद सीटों के बंटवारे और तालमेल में कोई परेशानी नहीं होगी। नीतीश कुमार के आने की वजह से सीटों के बंटवारे में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी तो सभी पार्टियां एक दूसरे से परिचित है, सभी लीडर एक दूसरे से परिचित है। अब तो कोई तकलीफ है नहीं हम लोग के यहाँ। कांग्रेस में कितने सीटों पर? कांग्रेस पिछली बार 10 सीट पर लड़ी थी, हो सकता है उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो। वो 15 के बाद हम लोग बैठेंगे और सीटों का बंटवारा अब आसानी से हो जाए। 15 के बाद कांग्रेस सीट शेयरिंग की बात कर रही है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोल रहे हैं।
कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में लालू चाहे जो समीकरण बना ले, कुछ होने वाला नहीं है। माई समीकरण बनावे या बाप समीकरण बनावे, अगर देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पण दिखाए हैं, ये कोई नौकरी के बदले जमीन वाले लोग हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बवाल मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस कदर वार पलटवार है, जरा सुनिए। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का मतलब भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, गुंडा राज है, माफियाओं को संरक्षण देने वाला परिवार है। नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद कुनबा बहुत मजबूत हो चुका है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जिस भी समीकरण पर महागठबंधन के लोगों के द्वारा दावा ठोका जा रहा है, वह समीकरण भी एनडीए के पक्ष में ही वोट करेगा। जनता में स्पष्ट रूप से यह संदेश गया है कि नफरत वाले लोगों ने रोजगार और नौकरी वाली राजनीति को कहीं ना कहीं साजिश करके समाप्त किया है। हमारे बस कुछ महीनों की सरकार ने बिहार के युवकों को ये बता दिया है कि हम जब सरकार में होते हैं तो नौकरियां बांटते हैं, हाथ में पत्थर नहीं थमाते। जाहिर तौर पर बिहार में सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सत्ता पक्ष के दावों को विपक्ष मुंह चिढ़ा रहा है, तो विरोधियों को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सीटों का समीकरण सुलझ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए नामांकन लगातार जारी है। बिहार की तमाम पार्टियों के उम्मीदवार नॉमिनेशन कर रहे हैं। गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में बुधवार को बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइनल कर दिया। जेडीयू से संजय झा, जबकि बीजेपी से डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। तो आरजेडी की ओर से मनोज झा दोबारा से राज्यसभा जाएंगे। पार्टी ने मनोज झा के साथ ही तेजस्वी के करीबी संजय यादव का नाम फाइनल कर दिया है। राज्यसभा की रेस तेज हो गई है। लगातार नेताओं के नामांकन करने का सिलसिला जारी है। बुधवार को बीजेपी से डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता, जबकि जेडीयू से संजय झा ने पर्चा भरा। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। विधानसभा में नामांकन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। एनडीए के जो 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए भेजे जा रहे हैं, उनमें संजय झा को सीएम नीतीश कुमार का संकट मोचक माना जाता है। बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी अहम भूमिका रही है। तो धर्मशीला गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। संगठन में जिला और प्रदेश स्तर पर काम किया है। नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी यानी कहार जाति से आते हैं। 2015 में जेडीयू छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे। आरजेडी की ओर से एक बार फिर मनोज झा राज्यसभा भेजे जाने वाले हैं। पार्टी की ओर से उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। वहीं तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को भी राज्यसभा उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है। नामांकन दाखिल करने के बाद नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रति आभार जताते हुए मजबूती से काम करने की बात कही। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सभी को बधाई। हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत देना होगा। नीतीश के इधर आने में कोई असर पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में? नीतीश के इधर आने कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी जहां जाएंगे वो लायबिलिटी हो गए। बिहार से दोनों गठबंधन के 3-3 उम्मीदवार राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। वर्तमान में दोनों गठबंधन के विधायकों की संख्या के गणित से साफ है कि 7वें प्रत्याशी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में वोटिंग की संभावना कम ही है।
बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरे जाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी यानी गुरुवार है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी तक होगी और उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और कड़ी सुरक्षा के बीच कल से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने जा रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल मिलाकर 1585 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की घड़ी बस आने ही वाली है जी, बस चंद घंटे बाद यानी 15 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से बिहार में बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं। इनकी परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 1585 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने सभी जिलों के छात्रों के रोल नंबर, रोल कोड, OMR शीट और शिफ्ट के हिसाब से सूची भी भेज दी है। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले परीक्षार्थियों को बोर्ड की गाइडलाइन को जानना बेहद जरूरी है। परीक्षा केंद्र का गेट एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले खोला जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 2 पालियों में होनी है। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना अनिवार्य है। 9 बजे तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश कराया जाएगा, जबकि दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कराया जाएगा और 2 बजे से परीक्षा शुरू की जाएगी। एग्जाम सेंटर पर सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी लेकर जाना होगा। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ और दूसरे तरह की कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में जाना भी वर्जित है। तो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्र इन बातों का बेहद ख्याल रखें, नहीं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पटना जिले में एग्जाम के लिए 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 75,850 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगी। वहीं सभी जिलों में 4-4 मॉडल केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां खास तौर पर अभ्यर्थियों के लिए इंतजामात किए गए हैं। पटना के बांकीपुर मॉडल परीक्षा केंद्र पर छात्र तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। तो छात्रों के लिए जो जरूरी जानकारी है उसकी पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त आपके लिए अनिवार्य है जानना। सबसे पहले आपको ये जानना अनिवार्य है कि किस तरह किस वक्त आपको परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। इसके अलावा और भी जानकारियां ये हैं कि समय क्या रखा गया है, इसके साथ साथ परीक्षा का वक्त क्या है। 30 मिनट पहले उससे आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेना है। छात्रों के लिए ये जानकारियां बेहद अनिवार्य हैं, क्योंकि अगर आप भी इस वक्त परीक्षार्थी हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा का समय और साथ ही साथ परीक्षा के पूरे नियम को जानना आपके लिए अनिवार्य है। वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी राज्य भर में कुल 1585 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 16,94,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। यानी परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार ना हो, इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि कदाचार को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरतें। इसके साथ साथ सभी जिलों में 4-4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो पटना शहर में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जिले में कुल 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में हम हैं और यहां पर भी सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। और देख सकते हैं ये मॉडल परीक्षा केंद्र है। आधे घंटे पहले तक हर हाल में जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। अगर उसके बाद आते हैं तो परीक्षा केंद्र पर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी कदाचार को लेकर जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है, उसके साथ साथ जो वीक्षक हैं, केंद्राधीक्षक हैं, उन पर ही नजर रहेगी। जिला प्रशासन की तरफ से भी
कड़े इंतजामात किए गए हैं। कल सुबह 9:30 बजे से परीक्षा है पहली पाली की, लेकिन हर हाल में आधे घंटे पहले तक जो परीक्षार्थी हैं उन्हें पहुंचना जरूरी है। भीड़ भाड़ और मजमा नहीं लगता होगा? नहीं, कोई मजमा नहीं लगता है। एक तरह से आप 9 बजे के तक हम लोग प्रवेश करवाते हैं प्रथम पाली में, और अंदर हो जाने के बाद बाहर जो भीड़ होती है उसको जिला प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाता है। बाद बाकी जैसे चलता है। सभी सीटिंग अरेंजमेंट पूरा कर जी कर लिया गया है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। जिला तो जो यहाँ पर जो कर्मी हैं साफ तौर से बता रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं और किसी प्रकार से कदाचार ना हो, इसको लेकर भी हम लोग जो है पूरी तरह से व्यवस्था को मुकम्मल किए हुए हैं। यानी सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से जहां नजर रखी जाएगी वहीं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ अलग से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंट्रोल रूम आज से ही काम करने लगा है। तो जाहिर है जो परीक्षार्थी कल परीक्षा देंगे समय पर परीक्षा शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको आधे घंटे पहले हर हाल में केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है ताकि आप परीक्षा से वंचित न रहें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और सीतामढ़ी से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पहले चोरों ने हिम्मत दिखाकर भगवान के घर चोरी कर ली। राधा कृष्ण की मूर्ति पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी तस्वीरें मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और संदेह के आधार पर एक को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन गैंग का 6 महीने बाद तक सुराग नहीं लगा। लेकिन जब ऊपर वाले ने चोट किया तो चोरों ने चमत्कार कर दिया और भगवान अचानक 6 महीने बाद खेत में प्रकट हो गए। लेकिन साथ में एक पर्चा भी मिला। उस पर्चे में जो लिखा है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रभु माफ करना, चोरी मेरा धंधा के पीछे की क्या है पूरी कहानी, पूरी खबर आप भी सुनिए। पर्ची में लिखा हुआ था जो चोर जो चोरी करके ले गया उसके भगवान के तरफ से सजा मिल गया और हमको चंदौली वासी जो क्षमा कर दें। तस्वीरों में दिख रही यही वो राधा कृष्ण की मूर्ति है जो गांव से कुछ दूरी पर एक बोरे में मिली है, जिसकी खबर मिलते ही पूरा गांव खेत की ओर उमड़ पड़ा और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ जुट गई है। जय श्री राम के नारे लगने लगे। लोगों ने जब बोरे को खोला तो उसमें से राधा कृष्ण की मूर्ति निकली, साथ ही एक पर्ची भी निकली। जब लोगों ने पर्ची खोलकर पढ़ा तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मूर्ति के साथ बोरे में मिले पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर लोग दंग रह गए। तो हम आपको बताते हैं, उस पर्ची में लिखा था, मूर्ति चोरी करने की सजा हम लोगों को मिल गई, चंदौली वासी हमें माफ कर दे। जी हाँ, आपने सही सुना और पढ़ा भी। बोरे में मिली पर्ची में यही लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद लोग हैरान रह गए, क्योंकि पर्ची किसी और ने नहीं, खुद चोरों ने लिखी थी, जिसने भगवान के घर चोरी की थी और राधा कृष्ण की मूर्ति पर हाथ साफ किया था, जिसे ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही। लेकिन 6 महीने बाद मूर्ति मिलने और चोर के हृदय परिवर्तन से जुड़ी खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा भी होता है। यकीन नहीं है तो आप खुद ही सुन लीजिए। पर्ची में लिखा हुआ था जो चोर जो चोरी करके ले गया उसके भगवान के तरफ से सजा मिल गया और हमको चंदौली वासी जो क्षमा कर दें। सुन लिया आपने, अब आपको तो यकीन हो ही गया होगा। पूरी खबर को भी जान लीजिए। जानकारी के अनुसार 6 महीने पहले सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना के चंदौली गांव में चोरों ने हिम्मत दिखाते हुए राधा कृष्ण मंदिर से राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली थी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बेलसंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अफसोस की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी। 6 महीने बाद चोरों का अचानक से मन बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया और चोरों ने रात के सन्नाटे में गांव से कुछ ही दूरी पर खेत में एक बोरी में राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ एक पर्ची छोड़ दिया, जिसकी भनक किसी को कानों कान तक नहीं लगी। ठीक वैसे ही जैसे चोरी की भनक नहीं लगी थी जब बोरे पर लोगों की नजर पड़ी और लोगों ने बोरे को खोला तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खेत में रोड साइड में मिला है, बोरा में रखा हुआ था।
पुलिस ने शुरुआती जांच में ही संदेह के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गैंग का पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। तब तक 6 महीने का वक्त बीत चुका था। इसी बीच भगवान ने चोरों को ऐसा दंड दिखाया, ऐसी सजा दी कि चोर अपने किए पर पश्चाताप करने लगे और चोरों का मन ही बदल गया, हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके बाद चोर माफी वाली पर्ची के साथ मूर्ति को छोड़ गए, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई गजब के चोर निकले। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। 27 एकड़ में फैला मंदिर भारत की प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का शानदार नमूना है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट की है, वहीं मंदिर 262 फीट लंबा है और 180 फीट चौड़ा। मंदिर के निर्माण में चूना पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मंदिर को रेत के बीच खिला कमल कहा जा रहा है। इसके निर्माण पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहीं संस्कृतियों सभ्यताओं की 250 से ज्यादा कहानियों का चित्रण किया गया है। साल 2019 में मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज सुबह में ही परम पूज्य महंत है वेद उपनिषद में वर्णित। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।